हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। सो मेरे प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स चल रहा है। जी हाँ, 10 तारीख को एग्जाम है, 10 मई। जी हाँ, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आ रहे हैं। जी हाँ, पहला चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड टर्म 2 के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, और अब आ रहा है हमारा सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमारे मेंडलीव दादाजी की पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, लेकिन मेंडलीव दादाजी ने भी कुछ लिमिटेशन छोड़ दिए थे। इसीलिए सन 1913 में हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोज़ले ने हमारे सामने एक नया पीरियोडिक टेबल लाकर रख दिया, जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी स्पेलिंग मोज़ेले है, जैसे कि मुझसे ले, मोजेले, मजेले, वैसे ही इनके छोटे भाई मोज़ेले। तो हेनरी मोज़ेले ने हमारे सामने प्रपोज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ गाइस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? तो हेनरी मोज़ले के साथ में एक बहुत बड़ा प्लस टाइम ये हो गया कि बाय दिस टाइम एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, एटम के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये सब हमें बढ़िया तरीके से पता चल गया था। बाय द टाइम 1913 हेनरी मोज़ले को ये सारी चीजों के बारे में पता था। और इसके पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था, उस समय इन चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो बेस्ड अपॉन दिस मोज़ले ने क्या किया, इस चीज के ऊपर बेस्ड मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक छोटा सा खेल खेला। मोज़ले ने बोला दैट हिज पीरियोडिक टेबल वाज बेसिकली his periodic table was based on the electronic configuration and the electron present in the valence shell। यानी पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने बनाया, वो पूरा ही एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनाया। जैसे आपने देखा होगा डॉबरनियर, आपने देखा होगा न्यूलैंड, आपने देखा होगा मेंडलीव, ये सबका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इन चीजों पर बेस्ड था। लेकिन मोज़ले ने एक पूरा ही नया कॉन्सेप्ट लिया। मोज़ले ने सबसे पहले देखा कि एटम्स होते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस होता है, जो कि इनके पहले किसी को नहीं पता था। तो जब इन्होंने इस सारी चीजों के बारे में स्टडी करा, तो उन्हें एक कॉन्सेप्ट पता चला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मोज़ले को एटॉमिक नंबर के बारे में भी एक चीज पता चली। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। अगर आपका एक एटम न्यूट्रल है, मतलब अगर वो कैटायन जिस पर प्लस चार्ज हो या एनायन जिस पर माइनस चार्ज हो ना हो, एक न्यूट्रल एटम हो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो क्योंकि यहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, यहां पर हम सबको एक बात पता थी कि सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबको ये बात बढ़िया समझ में आ गई? ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर रखा कैसे जाए? आप सभी लोग जानते हैं कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है।
एटम के बीचों बीच यहां पर न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के आसपास यहां पर पहला शेल होता है जिसको आप के शेल बोलते हो, दूसरा शेल एल शेल और तीसरा शेल एम शेल। के शेल, एल शेल और एम शेल। आप सभी लोग जानते हो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 एंड 2। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद एम शेल में, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन के और एल में आ चुके हैं, तो एम शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा और वो यहां पर रख दिया गया। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आप एटम में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अरेंज कर रहे हो। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो आपने देखा कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन को जिस तरीके से अरेंज्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाना चालू करा तो उन्होंने एटम्स की स्टडी करी, उन्होंने एटॉमिक नंबर की स्टडी करी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करी। एंड आप लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हमें बोर एंड बरी ने सिखाया था। तो दिस इज बेसिकली बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यह भी सवाल आता है कि किसके प्रिंसिपल पर मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो हम बोलते हैं यार प्रिंसिपल किसका? तो बेटा वो बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट है, बोर एंड बरी प्रिंसिपल है। बोर एंड बरी ने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था। याद करो 2n² रूल, वेयर n इज द वैलेंस शेल, मतलब नंबर ऑफ शेल यू कैन से, शेल नंबर। कौन से शेल में? अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 to the 4, 4 to the 8 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? एंड बोर एंड बरी ने एक बात और बोली कि जो तुम्हारा वैलेंस शेल होता है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि मान लो जब आप यहां पर n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 2 18। इसका मतलब है कि m शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स आप कब रखोगे? जब इसके बाद में n शेल और होगा। मतलब अगर तुम्हारा m शेल ही वैलेंस शेल है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। अब ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया होगा, इतना मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो मोजले ने एक सिंपल सी बात बोली। मोजले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अच्छा बोला, उसके बारे में कोई बुराई नहीं करी। उन्होंने उसमें छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया और प्रपोज करा हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रपोज करा हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? व्हाट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था द properties of elements, the properties of elements are the periodic function, are the periodic function, are the periodic function of their atomic number, are the periodic function of their atomic number, that is number of electrons present in an neutral atom, present in an neutral atom। यानी पूरी तरीके से इनका पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी, पीरियोडिक लॉ जो था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो एग्जैक्टली मेंडलीव जैसा था। मेंडलीव के और मोजले के पीरियोडिक लॉ में एक चीज का फर्क था। मोजले ने बोला था कि आपका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। लेकिन मेंडलीव ने बोला था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मास की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मास दो आइसोटोप के भी सेम हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट हो सकते हैं। सेम एलिमेंट के दो आइसोटोप, दोनों के मास डिफरेंट, जैसे कार्बन, कार्बन का मास 12 भी, कार्बन का मास 14 भी, और नाइट्रोजन का मास भी 14।
तो मास की वजह से पीरियोडिक टेबल में आ गई थी प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम भी आप देखो यहां पर सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट्स के, दो आइसोटोप्स के, किसी के भी दो एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होंगे। हर इंडिविजुअल एलिमेंट का अपना खुद का एक एटॉमिक नंबर होगा। आप ये मान के चलो कि ये फिंगरप्रिंट है जो हर किसी पर्सन का यूनिक है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका पासपोर्ट है जो हर इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल होगा, उसके जैसा और किसी का नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार एटॉमिक नंबर भी हर एलिमेंट का अपना खुद का एक होता है, वो कोई और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो फिर वो ऑक्सीजन का है, फिर वो नाइट्रोजन, कार्बन, दुनिया में किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? ग्रेट। फिर मोज़ले आगे बढ़े। अनअकैडमी से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, अभी अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अर्ली मास्टर, जो कि केवीपीवाई के लिए, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th क्लियर करने वाले हैं, जैसे आप लोग, और फिर आप लोग 11th में जाओगे, तब आप इस साल नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम आएगी तब आप इसे क्लियर करेंगे। इसमें अमृता मैम, नीतीश सर, सिद्धार्थ सर और मैं, हम 4 लोग मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस एनरोल करें नाउ। और मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में दो चीजें करी। मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर दो खास चीजें करी। सर कौन सी दो खास चीजें करी, जरा डिटेल में बताओ। देखो मोज़ले ने क्या करा, सबसे पहले अपने पीरियोडिक टेबल में बनाए ग्रुप्स। मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या बनाए? ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स कैसे काम करते हैं? ये ग्रुप्स हमेशा टॉप टू बॉटम काम करते हैं, यानी जैसे कि मेंडलीव केस में था, मोज़ले केस में भी ग्रुप्स ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। लेकिन गाइस एक बात मुझे बताओ कि जो ग्रुप्स हैं इसमें एलिमेंट किस बेसिस पर रखे गए? सर मेंडलीव ने तो ऑक्साइड, हाइड्राइड की रिएक्शन के हिसाब से रखे थे, और इसी वजह से वो हाइड्रोजन की पोजीशन में मात खा गए। हाइड्रोजन को उन्होंने ग्रुप 1 के साथ रख दिया, जबकि वो हेलोजन जैसा भी था। तो यहां पर मोज़ले ने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सुधारा। मोज़ले ने क्या बोला कि दोज एलिमेंट्स, मोज़ले ने हमें बताया, दोज एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in valence shell, same number of electron in valence shell are placed in increasing order, are placed in increasing order of their atomic number in a same group। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में एक ग्रुप है, कैसे? चलो अपन इसको स्टडी करते हैं। ग्रुप 1, यहां पर आपके पास में क्या है? ग्रुप 1, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आपको एलिमेंट्स दिखाई देगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सेजियम एटॉमिक नंबर 55 एंड फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87। पहली बात तो आप बोलोगे सर आपको ये एटॉमिक नंबर कैसे याद है? हमको भी सिखाओ, हमको भी पता होना चाहिए। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वो जरूर बताऊंगा, वही बताने आया हूं, लेकिन उसके पहले जरा दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लो। अब हमने लिथियम का एटॉमिक नंबर देखा 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे हमने देखा पोटेशियम, पोटेशियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में के एल एम एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करी कि लिथियम का वैलेंस शेल जो कि एल शेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
सोडियम का वैलेंस शेल यानी एम शेल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड पोटेशियम का वैलेंस शेल एन शेल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली रुबिडियम की अगर मैं बात करूं तो KLMN, इसके O शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके P शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके Q शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, इन सबके वैलेंस शेल अलग अलग है, इन सबके वैलेंस शेल अलग अलग है, लेकिन सबके वैलेंस शेल में एक कॉमन बात नजर आ रही है, वो है 1 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के वैलेंस शेल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 1 के अंदर टॉप से बॉटम में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास हम लोगों ने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हमने एलिमेंट्स प्लेस करे टॉप टू बॉटम, सबसे छोटा वाला ऊपर, फिर बड़ा एटॉमिक नंबर, फिर बड़ा एटॉमिक नंबर, ऐसे करते करते सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम हमने एक ही ग्रुप में क्यों रखे? क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो इन सब की वैलेंसी सेम हो गई, इन सब की वैलेंसी सेम हो गई। तो सेम वैलेंसी वाले एलिमेंट हमेशा साथ में रखे जाते हैं। और एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे किडीज, आपके सामने आ जाए ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड ओगेनेसॉन। ठीक है, अभी ओगेनेसॉन हटा देता हूं क्योंकि ये तुम लोगों को बोलोगे सर ये क्या है ना। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 8 जोड़ा, 8 में 18 जोड़ो 35, आयोडीन एटॉमिक नंबर 67 एंड एस्टेटिन एटॉमिक नंबर 99। कुछ इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। लेट मी चेक इट वंस, सिर्फ एक बार मैं चेक करना चाहूंगा थोड़ा सा। 8 18 18 32 32 ना, तो 8 17 35, 35 के बाद 53 और 85। ओके 53, अच्छा हाँ यार मैंने गलत जोड़ दिया ना, 53 और फिर इसमें 85। वेरी गुड, ठीक है आ गया। ओके, ये बताऊंगा मैंने कैसे किया, ये भी बताऊंगा मैंने कैसे किया। अब इन सब के कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और के एल एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। 18 प्लस 2 20, 28, 28 के बाद में एन शेल में 28 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो हो गए क्या, 29 30 31 32 33, हाँ ये देखो। तो ये इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर आयोडीन के KLMNO, O में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और एस्टेटिन में KLMNOP, P के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे P शेल में। तो आपने क्या देखा कि ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में रखे गए और इन सभी के वैलेंस शेल में यू आर ऑब्जर्विंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या अब आप लोगों को ग्रुप्स बनाने आ गए मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को इसके अंदर ग्रुप बनाने आ गए? वेरी गुड। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं और पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं। टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को कितने ग्रुप्स दिखाई देंगे? 18 ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल्स, क्योंकि
ये ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, ये सब मेटल्स जब कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो ये बेसिक नेचर के होंगे। इन सभी मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो सब वाटर सॉल्युबल होंगे। आपने पढ़ा होगा ना एसिड, बेस एंड सॉल्ट में कि जो बेसेस होते हैं अगर वो वाटर सॉल्युबल हुए, अगर आपके बेसिस वाटर सॉल्युबल हुए तो उनको एल्कलीज बोलेंगे, हाँ, अल्कलाइन बोलेंगे, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी तुम्हारे ये मेटल्स हैं जो कि ग्रुप 1 के अंदर रखे जा रहे हैं, इन सभी के हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका नाम अल्कली पड़ गया। देन मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बुलाता है एल्कली, यानी इनके भी हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होंगे, लेकिन इनके नाम में एक नई चीज आ गई, अर्थ मेटल्स। तो इनके नाम में अर्थ मेटल्स आने का क्या कारण है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल? बेटा ये अल्कली अर्थ मेटल इसलिए कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि ये सभी अर्थ से मिलते हैं, मतलब आपको इनको अर्थ क्रस्ट से खींच के निकालना होता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। वही अल्कली मेटल वाटर के अंदर या कहीं पर भी मिल जाते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइनली बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट। सर एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या? देखो, वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी हायर लेवल पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हायर लेवल पर नहीं पढ़ा, उनको शायद समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट एक बार प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब आप जा रहे हो क्लास 11th में, आपको वहां पढ़ने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अभी आप लोगों को जो क्लास 9th में पढ़ाया गया था, वो नील बोर मॉडल पर चीज रोक दी जाती है। मतलब आपको यह पता है कि एटम के अंदर शेल होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में क्या होता है, तुम्हारा जो एटम होता है, एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें तुम्हारे सारे के सारे प्रोटॉन और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, और दूसरा तुम्हारे होते हैं शेल्स। एटम के अंदर अलग अलग शेल्स होते हैं जिनको आप नाम देते हो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, लाइकवाइज। फिर ये शेल के अंदर आपको मिलते हैं कुछ सब शेल्स। यस, यानी इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं बल्कि सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, और इन सब शेल का नाम होता है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, सब शेल के अंदर भी आपको मिलते हैं ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इलेक्ट्रॉन शेल में है, तो इसको एक बात समझो। मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, और हमारा जो मुजरिम जिसका नाम है डॉन, जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, डॉन डॉन इस बिल्डिंग में घुस जाता है, ठीक है। अब डॉन इस बिल्डिंग में, मान लो बहुत सारे फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में, आप मान लो बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर यानी के, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि डॉन इस बिल्डिंग में छुपा है, तो आप बोलोगे अरे भैया बिल्डिंग इतनी बड़ी है, कौन से फ्लोर पर छुपा है? तो मैं बोलूंगा डॉन एम फ्लोर पर छुपा है। तो पुलिस क्या के पर जाएगी? नहीं। क्या एल पर जाएगी? नहीं। क्या एन ओ पी पर जाएगी? नहीं। डॉन को ढूंढने के लिए आप एम शेल पर पहुंच गए। अब एम शेल पर, यानी तुम्हारा शेल, मतलब क्या तुम्हारा डॉन इस बिल्डिंग में है? हाँ। ठीक उसी प्रकार क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेल में है? हाँ। लेकिन शेल बहुत बड़ा है, जिस प्रकार ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बिल्डिंग में अलग अलग खांचे हैं, हमारा शेल भी बहुत बड़ा है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा डॉन एम फ्लोर पर रुका, तो पुलिस एम फ्लोर पर गई, लेकिन गाइस एम फ्लोर बहुत बड़ा है। एम फ्लोर पे कहां? तो मैंने बोला एम फ्लोर पे
टोटल 3 कमरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक कमरे का नाम है S, एक कमरे का नाम है P और एक कमरे का नाम है D। तो मैंने बोला डॉन M फ्लोर के S कमरे में छुपा है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में तो है, लेकिन कौन से शेल में है? चलो आपने बताया मेरा इलेक्ट्रॉन M शेल में है, लेकिन M शेल में कहां? M शेल बहुत बड़ा है, तो M शेल में कहां? तो मैंने कहा वो M शेल के S सब शेल में बैठा है, यानी शेल के अंदर और छोटा डिवीजन सब शेल में बैठा है। तो अब पुलिस क्या D वाले कमरे को खोलेगी? नहीं। क्या S वाले कमरे को खोलेगी? नहीं। वो खोलेगी P वाले कमरे को खोलेगी? नहीं। वो सीधा सीधा क्या खोलेगी? S वाला कमरा। अब इस S वाले कमरे में भी बाथरूम हो सकता है, वार्डरोब हो सकता है, बेड हो सकता है, कहां हो सकता है? तो मैंने बोला कि मेरा डॉन M फ्लोर के S नाम के कमरे में बेड के ऊपर सोया हुआ है दारू पी के। तो अब पुलिस सीधे गेट खोलेगी और बेड पर बैठे हुए डॉन को पकड़ लेगी। यानी सब शेल के अंदर भी बहुत सारी जगह है। सब शेल में कहां? एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। क्या बात समझ में आई? तो जब हम लोग 11th में जाएंगे तब हम देखेंगे कि एटम में शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ये ऑर्बिटल में पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अभी आप लोग बस सब शेल तक ऑब्जर्व कर लो कि शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो गाइस यहां पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को S ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो तुम्हारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो तुम्हारा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, जो तुम्हारा फाइनल वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? वो 1, जो कि K, L और M शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो M शेल में रखा गया, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन S सब शेल। यानी कि जब आप लोग ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, जब आप लोग ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, तब उनका वैलेंस शेल आपको हमेशा S सब शेल में मिलेगा। इसीलिए इन एलिमेंट्स का नाम क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? अल्कली मेटल्स। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा ग्रुप 13, जो कि आपकी बोरॉन फैमिली। फिर आपको मिलेगा ग्रुप 14, जिसे बोला जाता है आपकी कार्बन फैमिली। फिर मिलता है आपको ग्रुप 15, जिसे बोला जाता है निकोजन फैमिली। निकोजन मतलब कि जो आपके लिए टॉक्सिक हो, जो आपको घबराहट पैदा कर दे, निकोजन फैमिली। निकोजन याद नहीं रखना हो तो आप लोग नाइट्रोजन फैमिली याद रख सकते हैं। उसके बाद में तुम्हारा ग्रुप 16, यानी कि तुम्हारा चैल्कोजन फैमिली याद नहीं रखना हो तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन फैमिली। देन आपका ग्रुप 17 आपके हेलोजन्स, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ग्रुप 18 मेरे प्यारे बच्चों होते हैं आपके नोबल गैसेस, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। गाइज ये 18 ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल होते हैं, जिसमें ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ग्रुप 18 को आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। आप उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। वाई दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट? अब आप समझ ही गए होंगे कि इन सभी ग्रुप के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सब शेल में पाया जाएगा। ठीक है? अच्छा, आप एक बात ध्यान रखो कि अभी जैसे आप छोटू बच्चे हो तो अभी आप लोगों को टेक्निकली यही 2 ग्रुप्स पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक। तो यही आपके पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो जो तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो आप लोगों के एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अलोंग विथ आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके ग्रुप 13 से लेकर
ग्रुप 18 तक के होते हैं आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल को यही लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब आप थोड़ा एक बार जरा पीरियोडिक टेबल पर नजर डाल लो, एक बार हम लोग जरा पीरियोडिक टेबल पर नजर डाल लें। ये देखिए, ये है आपका ग्रुप 1। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो आपने ग्रुप 1 में रखा हुआ है। याद करो कल की क्लास में क्या बोला था, हाइड्रोजन जो होगा उसका कलर अलग है, बाकी सब पिंक कलर के हैं, इसका कलर अलग है, मतलब हाइड्रोजन इज प्लेस्ड डिफरेंटली, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड डिफरेंटली। मतलब हाइड्रोजन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप ग्रुप 1 का मेंबर नहीं मानोगे, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप 1। इसको रखने की कोई जगह नहीं है इसलिए हमने वहां रख दिया। आप चाहो तो हाइड्रोजन या बीच में बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन को कभी ग्रुप 1 का मेंबर नहीं मानना, कभी ग्रुप 17 का मेंबर नहीं मानना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी ये नहीं पढ़ाया मैंने ये पढ़ाया 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का हमने नाम रखा था अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का नाम रखा था हम लोगों ने अल्कली अर्थ मेटल्स। फिर ये देखो बोरॉन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर बोरॉन है, कार्बन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर कार्बन है, नाइट्रोजन या निकोजन क्योंकि पहला मेंबर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है, इसको चैल्कोजन भी बोलते हैं, फ्लोरीन या हेलोजन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर फ्लोरीन है, एंड इन्हें बोला जाता है आपके नोबल गैसेस, दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। ठीक है, अच्छा, इन सब को कंबाइनली क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो हमने यह पाया कि स्कैंडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एस सब शेल में जा रहा है, ना एस सब शेल में जा रहा है, ना पी सब शेल में जा रहा है, वो डी सब शेल में जा रहा है। वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है आपके डी सब शेल में। अच्छा, एक बात और बता दूं, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए एक बात आपने ऑब्जर्व करी कि एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा एंड अल्कली मेटल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एस सब शेल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें या तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए आपके अल्कली मेटल में वैलेंस शेल में याद करो 1 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, तो वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में दिखाई देगा। और ग्रुप 2 यानी तुम्हारे अल्कली अर्थ मेटल, उसके अंदर आप लोग देखो, जैसे कैल्शियम का देखो 2882, मैग्नीशियम का देखो 282, बेरिलियम का देखो 22, तो इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल तो हम लोग समझ गए कि शेल तो कुछ होता ही नहीं है, शेल के अंदर सब शेल होता है और सब शेल का नाम है एस सब शेल। तो एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप देखो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, निकोजन फैमिली, चैल्कोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली, ये 6 फैमिलीज हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर 6 फैमिलीज क्यों आई? क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हो। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके बोरॉन फैमिली के पी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन फैमिली के पी सबशेल में 2, नाइट्रोजन फैमिली के पी सबशेल में 3, ऑक्सीजन फैमिली के पी सबशेल में 4, पी सबशेल में 5 और पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार आपका जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने की वजह से हमने यहां पर देखा कि जैसे हम स्कैंडियम पर आए, स्कैंडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में चला गया।
तो इसके डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके डी सबशेल में 2, टाइटेनियम के इसके डी सबशेल में 3, इसके डी सबशेल में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे करके आपको 10 एलिमेंट्स मिले, 10 ग्रुप मिले, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये 10 ग्रुप मिले, जिनमें सारे के सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो डी सबशेल में जा रहे हैं। इसीलिए इनको क्या नाम पड़ गया, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एक बात देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच का ब्रिज है। ये दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। यहां की इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाना है, यहां की इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाना, ट्रांजिशन का काम कर रहा है। हाँ, इधर की उधर, उधर की इधर कर रहा है। वैसे करता नहीं है, बट बीच में होता है दोनों के। इसीलिए इन एलिमेंट्स को एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का काम होता है ब्रिज बनना। ट्रांजिशन का मतलब होता है ब्रिज। सो दे आर बेसिकली ब्रिजिंग एलिमेंट्स। दे आर बेसिकली ब्रिजिंग एलिमेंट्स। ये ब्रिज बनने का काम करते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच का ये क्या है, ब्रिज है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, उसके बाद आपने एक बात और ऑब्जर्व करी होगी, सर आपने एफ सबशेल के बारे में कुछ नहीं बताया। बता रहा हूं, ये एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो क्या हुआ, जब हम पीरियोडिक टेबल में आए तो हमने यहां पर ऑब्जर्व करा कि हमारे पास में एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनम, और यहां पर आए जिसमें हमारे पास में एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्टेनम। यहां पर लेंथेनम और एक्टेनम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के डी सबशेल में है, लेकिन लेंथेनम के जस्ट बाद आ गया सेरियम, और सेरियम के बाद में प्रोटेक्टियम, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, आप यहां पर गिनो, ये 14 एलिमेंट्स है। ये देखो, ये 14 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे 14 के 14 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एफ सबशेल में पाया जाता है। और आप लोग सब जानते हैं कि एफ सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये मोजले की पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में इसका थोड़ा सा डिस्कवरी होना चालू करा, क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे एलिमेंट ह्यूमन मेड है। ये सारे के सारे एलिमेंट हम लोगों ने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करे हैं, मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा बाद में पता चला। तो अब क्या हो गया कि लेंथेनम के बाद में हैफनियम आया, एक्टेनियम के बाद में रदरफोर्डियम आया, फिर ये जो सारे एलिमेंट्स आते गए, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नजर आए। इन सब के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नजर आए। तो फिर ये एफ ऑर्बिटल वालों के लिए क्या करें, इसीलिए क्योंकि ये एलिमेंट्स इस लेंथेनम नाम के एलिमेंट के बाद में आए हैं, इसीलिए इन्हें लेंथेनाइड्स नाम देके क्या नाम दे दिया गया, इनको ऊपर वालों को नाम दे दिया गया लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स मतलब वो 14 एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में पाया जा रहा है, और वो इस लेंथेनम के बाद में आए, इसीलिए यहां रख दिए गए। और इस एलिमेंट का नाम एक्टेनियम था, तो इन सीरीज को नाम दे दिया गया, ये नीचे वाली सीरीज को नाम दे दिया गया एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज का मतलब एक्टेनियम नाम के एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डी सबशेल में है, लेकिन एक्टेनाइड के बाद के ये 14 एलिमेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में पाया जा रहा है, और ये एक्टेनम के बाद में आए हैं, इसीलिए इनको एक्टेनाइड सीरीज नाम दे दिया गया, और इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी के पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 18 ग्रुप में डिवाइड कर दी गई है। यहां ध्यान रखिएगा, आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, ये किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, इन्हें पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा गया है, लेंथेनम के बाद में ये और एक्टेनम के बाद में ये।
टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, और लेंथेनम के बाद की सीरीज और एक्टेनम के बाद की सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाती है, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। और ऐसे करके आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आज की तारीख में नोन है। और इस तरीके से एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या आप लोगों को ग्रुप्स क्लियर है? तो ये पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट खत्म हुआ है जो हम लोगों ने ग्रुप्स पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के आगे 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या लिखा हुआ है? तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों ये लिखे हुए हैं पीरियड्स, जो अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले जरा इतना नोट कर लो, इतना जरा ऑब्जर्व कर लो, एक ब्रेक ले लेते हैं।